हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इन हिंदी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है संघवाद। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शों पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाए। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो ये क्या है? तो ये है मणिपुर। ये क्या है? तो ये है मणिपुर, सिक्किम, ये मणिपुर हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया और ये गोवा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क, इसमें क्या क्या है आइए देख लेते हैं। क है मणिपुर। मणिपुर भारत में उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है तथा इसकी सीमा म्यांमार देश की सीमा से मिलती है। ख है सिक्किम। सिक्किम को बौद्ध लोगों के मठ का राज्य भी कहा जाता है तथा नेपाल तथा भूटान देशों के बीच स्थिर भारत का एक राज्य है। ग है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य भारत में स्थित है तथा मध्य प्रदेश को विभाजित कर इसे बनाया गया है। घ है गोवा। गोवा भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक राज्य है तथा यह कर्नाटक और महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की उपस्थिति को बताए तथा उसके नक्शे को क्या करना है? तो आपको भरना है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बतानी है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं और जानते हैं क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये कुछ है, इसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है आपको भरना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको भर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उसके अलग एक विशेषता को आपको क्या करनी है? तो बतानी है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, समान विशेषता भारत तथा बेल्जियम के संघों में एक समान विशेषता यह है कि दोनों देशों में संघीय सरकारें हैं जिनके 2 प्रकार की सरकारें हैं। इन दोनों सरकारों में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक क्या है? तो अधिक शक्तिशाली है एवं अधिक शक्तिशाली है। अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम में 3 प्रकार के भाषाई समूह रहते हैं तथा वहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें ही मौजूद है। पहली केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार तथा तीसरे प्रकार की सरकार सामुदायिक सरकार है जो कि एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है। इस सरकार के पास शैक्षिक, सांस्कृतिक, भाषा इत्यादि जैसे मुद्दों पर कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु भारत में 2 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। यहाँ पर बेल्जियम जैसे कोई सामुदायिक सरकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है? क्वेश्चन नंबर 4 है, शासन के संघीय और तथा एकात्मक स्वरूपों में क्या कुछ अंतर है? इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों में बहुत बड़ा अंतर है। संघीय सरकार के शासन में केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार को आदेश देने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार किसी भी विषय पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है तथा वह भी अपनी इच्छा के अनुसार। इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। परंतु एकात्मक सरकार के शासन में केंद्र सरकार राज्य तथा स्थानीय सरकारों को किसी भी विशेष विषय पर आदेश दे सकते। उदाहरण के लिए कई देश जैसे कि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील इत्यादि में संघीय प्रकार की सरकार है, परंतु कई देश जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, जापान इत्यादि में एकात्मक प्रकार की सरकारें हैं। नेक्स्ट टाइम 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर आपको बताना है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, 73वें संवैधानिक संशोधन को 1992 में पास किया गया था। संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए क्योंकि स्थानीय स्व सरकारें ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही थी। 1992 के संवैधानिक संशोधन के पहले और बाद में 2 अंतर इस प्रकार से हैं। तो ये क्या है? तो ये पहले का है और ये बाद का है। तो पहले देखते हैं पहले का, स्थानीय स्व सरकार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर उगाहने का कोई अधिकार नहीं था, जो कि बाद में क्या हुआ 1992 के बाद, तो स्थानीय स्व सरकारों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ छोटे मोटे कर उगाहने का अधिकार दिया गया। 1992 से पहले क्या था? तो स्थानीय स्व सरकार में लगातार समय पर चुनाव नहीं होते थे। 1992 के बाद इसके बाद ठीक समय पर अर्थात हर एक 5 साल बाद स्थानीय स्व सरकार में चुनाव करवाना लाजमी था। 1992 से पहले स्त्रियों के लिए स्थानीय स्व सरकारें में कोई स्थान आरक्षित नहीं था, जबकि 1992 के बाद कुल स्थानों में से 33% स्थान स्त्रियों के लिए क्या हुआ? तो स्थानीय स्वशासन में आरक्षित रखे गए। ओके, तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है और बताना है। तो खाली स्थान क्या क्या है, तो आइए इसका हम पूरा सेंटेंस ही बना देते हैं आपको। तो सेंटेंस हो जाएगा, चूंकि अमेरिका में साथ आकर संघ बनाने की कमिंग टुगेदर तरह का संघ है, इसलिए वहाँ कई सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांतीय शक्तिशाली है, लेकिन भारत को संघीय प्रणाली के साथ रहने होल्डिंग टुगेदर की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा क्या है, तो शक्तियाँ क्या है, तो प्राप्त है। ओके, इसके बाद क्या है, आइए देख लेते हैं। भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रक्रियाएं दी गई है, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क उदाहरण दीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहला है संगीता। प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। अरमान क्या कहता है, तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, इस कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो रहे हैं। हरीश क्या कहता है, इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। तो आइए इसका आंसर हम देते हैं। अगर हम ऊपर दी गई तीनों प्रतिक्रियाओं को देखें तो हमें पता लगता है कि संगीता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया सबसे ठीक है, क्योंकि भारत के संदर्भ में संधि अथवा सभी के साथ मिलजुल कर रहने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया है। असल में भारत एक बहुभाषीय समाज है, जिसमें केवल 22 भाषाएं तो संविधान में ही दी गई है। 1947 के बाद राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता को महसूस किया गया तथा सभी पक्षों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा इत्यादि। अगर इन्हें इस आधार पर निर्मित न किया गया होता तो स्थानीय भाषाई समूह केंद्र सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए होते तथा यह राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक होता है। इसलिए भारत द्वारा अपनाई गई भाषाई नीति ने देश की एकता को सुदृढ़ किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय सरकार की एक विशेषता क्या है? संघीय सरकार की एक विशेषता है क, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। ख, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ जाते हैं। ग है, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। घ है, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। ओके, ये कुछ है जिसको आपको मिलान करना है। क्या है, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए, उन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूह में आपको भरना है। तो आइए देख लेते हैं। संघीय सूची में रक्षा आती है, राज्य सूची में पुलिस आती है, समवर्ती सूची में शिक्षा आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है, वो आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें घ जोड़ा सही नहीं है, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, तो यह जोड़ा मेल वाला नहीं है। यह इसीलिए है कि राज्य सरकार राज्य सूची में से कानून बना सकती है, केंद्र सरकार संघीय सूची में से कानून बना सकती है तथा केंद्र और राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची में से कानून बना सकते हैं, परंतु स्थानीय सरकार के पास किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अवशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार के पास है, बाकी बचे विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ओके, नेक्स्ट टाइम सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढे तथा नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं, इस प्रकार से आप चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्या यह कुछ अजीब बात नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, या उसके बारे में कुछ कहने से बचना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे संविधान के निर्माताओं को संघीय व्यवस्था अथवा संघवाद के बारे में सब कुछ पता था। इसके बारे में हमें उन व्यवस्था को देखकर पता चल जाता है जो उन्होंने हमें दी है। वास्तव में संघवाद 2 प्रकार का होता है। पहली प्रकार में केंद्र राज्य सरकारें समान रूप से शक्तिशाली होते हैं, दूसरे प्रकार में केंद्र सरकार राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली होती है। भारत में दूसरे प्रकार का संघवाद कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान अन्य कई देशों के संविधानों से काफ़ी प्रभावित था, जैसे कि अमेरिकी संविधान, जहां पर पहली प्रकार का संघवाद कार्य कर रहा है। इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं को संघीय व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इन्हें क्यों अपनाया? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। संघवाद की प्रक्रिया का देश के आकार के कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई भी देश जहां धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर
कई समुदाय रहते हो वहाँ पर संघवाद अथवा सत्ता की साझेदारी की प्रक्रिया होना बहुत ही आवश्यक है। गहरे रूप से विभाजित देशों में संघवाद बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि न केवल सामाजिक असंतोष खत्म होगा बल्कि इससे राजनीतिक स्थिरता भी क्या होगी तो बढ़ जाएगी। ओके। प्रत्येक सामाजिक, जातीय तथा धार्मिक समूह के कुछ छुपे हुए हित होते हैं तथा प्रत्येक समूह की आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए उस समूह का प्रतिनिधित्व सरकार में आवश्यक है। इस प्रकार संघवाद का देश के आकार से कुछ लेना देना नहीं है। बेल्जियम में संघीय व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि भाषाई तौर पर जाति के आधार पर बहुत सी भिन्नताएं हैं। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, अगर कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय है तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है, हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की एक व्यवस्था है जिसमें कृषि और वाणिज्य के विषय राज्य सूची में गए हैं, परंतु केंद्र सरकार यह भी उत्तरदायित्व है कि वह देश की कृषि तथा वाणिज्य का ध्यान रखे। कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार प्रत्येक फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है तथा कृषि के विकास में प्रयास करती है। इस कारण ही केंद्र सरकार में कृषि मंत्री होता है। इस प्रकार देश का एक वाणिज्य मंत्री भी होता है जो देश के व्यापार और उद्योगों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट टाइम आप यह कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्या आप गंभीरता से ऐसा कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम सोचते हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वास्तव में क्षेत्रवाद का अर्थ है अपने क्षेत्र का सम्मान करना तथा ध्यान रखना, वह अन्य क्षेत्रों से क्या करना तो अपेक्षा करना। ओके। अगर ऐसा भारत जैसे देशों में हो तो देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। भारत जैसे देश का लोकतंत्र में जो भाषा तथा अन्य आधारों का अलग अलग राज्यों में विभाजित है, क्षेत्रवाद बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि यह देश के लिए क्या है तो खतरनाक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।